हेलो। हाय एवरीवन। जैसा कि आप सबको प्रॉमिस किया गया था, आज है 1/4/2026 यानी 1 अप्रैल। और आज से आनी थी अपनी डोमिनेटर की क्लासेस। तो एज़ प्रॉमिस्ड आज मैं लेकर आ गया हूँ एंशियंट हिस्ट्री की क्लास 1। जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये डोमिनेटर एक मैंने सीरीज़ स्टार्ट की है जो कि आने वाले लगभग 8 से 9 महीने तक चलेगी। और इसमें कंप्लीट आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, मतलब बोले तो जीके, जीएस, एंटायर सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। और करंट अफेयर्स के बारे में तो आपको पता ही है। हर महीने के फर्स्ट वीक में मैं कंप्लीट मंथ की करंट अफेयर्स की वीडियो डाल देता हूँ और उसकी फ्री पीडीएफ भी मेरे टेलीग्राम चैनल, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसमें सब कुछ अवेलेबल हो जाता है। और रही बात आज जो हम लोग क्लास करेंगे इसकी पीडीएफ की, तो जैसे मैंने कहा था मेरे टेलीग्राम पे ये क्लासेस पूरी फ्री है, कोई भी देख सकता है, खुद से नोट्स बना सकता है। बट अगर आपको इसके प्रिंटेड पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल में। बट इसके लिए आपको 99 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। ये 99 रुपीज़ बहुत सी मिनिमल फ़ी है, जिसमें आपको 6 to 7 किताबें टोटल मिलेंगी, जैसे कि पूरा हिस्ट्री का, पॉलिटी का, जियोग्राफी का। जैसे क्लासेस ख़त्म होते जाएंगी मैं उस दिन उसकी पीडीएफ आपको दे दूंगा। और जब टोटल क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी, मैं हिस्ट्री की एक किताब, पॉलिटी की एक किताब, ज्योग्राफी की एक किताब, साइंस की एक किताब, हिस्ट्री में भी 3-3, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, ये सब मात्र 99 रुपीज़ में। खैर, जिसको लेना रहेगा लेगा, और नहीं लेना तो कोई बात नहीं, आप खुद से नोट्स बना सकते हैं। बट 99 इज़ द प्राइस। ये कुछ भी नहीं है आपके लिए। बहुत उड़ाते हो, कभी इस पे भी उड़ा के देखो। खैर, हम लोग बिना किसी देरी करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला क्लास। और ये क्लास कैसे लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को हाइप ज़रूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। एंशियंट हिस्ट्री, जैसा कि आपको पता है, हिस्ट्री हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू मेनली 3 पार्ट्स। ध्यान से सुनिएगा, मेनली 3 पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज एंशियंट, नेक्स्ट पार्ट कम्स द मिडिवल, एंड द लास्ट वन इज द मॉडर्न। तो अभी हम लोग एंशियंट से स्टार्ट करने वाले हैं, उसके बाद मिडिवल, उसके बाद मॉडर्न। एंशियंट में आज है अपनी क्लास 1। तो देखते हैं क्लास 1 में क्या है। क्लास 1 का नाम है, जैसा कि यहाँ पर लिखा है, हिस्टोरिकल सोर्सेस ऑफ एंशियंट इंडिया एंड प्री हिस्टोरिक टाइम्स। ये बेसिकली एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा जो कि आपको एंशियंट हिस्ट्री में ले जाने वाला है। ये उसकी दरवाजे हैं, तो ध्यान से देखिएगा, इससे आपको कुछ कुछ हिंट्स मिलेगा। आपको हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप एक तो हिस्ट्री क्या होता है इससे आपको पता लगेगा। सो बस एंजॉय द क्लास। कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं, याद बाद में भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर पहले लिखा है, कुछ भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले पता रहना चाहिए उनका जनक कौन है। हु इज़ द फादर ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री का जनक किसे माना जाता है? उन्हें हेरोडोटस को माना जाता है। ये एक ग्रीक गॉड माना जाता है, तो वो हेरोडोटस ही फादर ऑफ हिस्ट्री है। उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है, इंट्रोडक्टरी पॉइंट, वी स्टडी हिस्ट्री। हिस्ट्री कैसे पढ़ा जाता है? बाय स्टडिंग माउंट्स, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, रॉक्स, पैलियोलिथिक पैलियोग्राफिक्स, जियोलॉजिकल आर्किटेक्चर, बहुत कुछ है, जिससे कि वही सबको तो देख के हम लोग स्टडी करेंगे। अदरवाइज स्टडी करने के लिए है ही क्या हम लोग के पास? अच्छा, कॉइन्स आपको पता है, इंस्क्रिप्शन आपको पता है, ये माउंट्स क्या है मैंने यहाँ पे लिख दिया, हिल लाइक स्ट्रक्चर्स। ऐसे छोटे 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 छोटे, ऐसे जो पहाड़ जैसे बड़े भी नहीं हैं और एकदम छोटे पत्थर भी नहीं है, ये कुछ बीच के ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो इनमें भी काफ़ी ज़्यादा कारीगरी होती है, केव्स के अंदर भी ये पाए जाते हैं। तो उसमें जो कारीगरी होती है उसको हम लोग स्टडी करते हैं, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं माउंट्स को भी हम लोग स्टडी कर पाते हैं और उससे काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। उसके बाद माउंट्स का स्टडी हो गई। व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ कॉइन्स नोन एज? इट इज़ नोन एज न्यूमिसमैटिक्स। ठीक है, न्यूमिसमैटिक्स इज द स्टडी ऑफ कॉइन्स। व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस नोन एज? इंस्क्रिप्शन है क्या? अभी बताया ना, वो जो माउंट्स पे ऐसे कुछ एनग्रेव्ड स्ट्रक्चर्स बनी रहती है, ड्राइंग बनी रहेगी, कहीं पर ऐसे गधा घोड़ा बन गया, तो उसी को हम लोग इंस्क्रिप्शंस बोला जाता है। अच्छा, उनकी स्टडी को क्या बोला जाता है? एपिग्राफी। कॉइन्स की न्यूमिसमैटिक और इंस्क्रिप्शंस की एपिग्राफी।
अच्छा, इंस्क्रिप्शंस इज डिफरेंट फ्रॉम ओल्ड राइटिंग्स एंड रिकॉर्ड्स। ठीक है, एक पत्थर है, इस पे मैंने कुछ कुछ ऐसे एनग्रेव खुदाई करके यहाँ पर कुछ लिख दिया, ये हुई अपनी इंस्क्रिप्शन। बट कहीं पर पाम लीफ पे कुछ लिखा है, ये अपनी क्या हुई, इसकी स्टडी को बोला जाता है पैलियोग्राफी। और ये पत्थर की जो खुदाई हुई है जिस पे कुछ ड्राइंग्स या कुछ लिखावट है, उसे हमें एपिग्राफी बोलते हैं। ठीक है, तो एपिग्राफी इज डिफरेंट फ्रॉम पैलियोग्राफी। उसके बाद आता है 6th नंबर पॉइंट, पर पॉइंट वाइज है, सिर्फ मतलब कुछ फालतू की बातें यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखी है। When historians studied this, किसे, mounds, coins, inscriptions, the text written on these varied in the ways in which they were written from region to region. एक जगह में ये पत्थर मिला, दूसरी जगह पे ये पत्थर मिला, ये जगह दूसरी जगह से 10 किलोमीटर दूर है, इसकी लिखावट कुछ इस तरह की है और इसकी लिखावट कुछ इस तरह की है। तो ये जो लिखावट है, लिखाई है, वो हिस्टोरियंस को डिफरेंट मिली। तो इससे साफ पता लगता है कि यहाँ पर रहने वाले लोगों और यहाँ पर रहने वाले लोग में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, उनके रहन का खाने में, सहने में, बोलने में, बातचीत में, लिखने में, सब कुछ डिफरेंस है। अच्छा, ये जो लिखने का तरीका है, जो पहले वाला मैं ऐसे लिखा था, दूसरे वाले में ऐसे लिखा था, उस लिखावट को क्या बोलते हैं? इट इज़ नोन एज स्क्रिप्ट। ध्यान दीजिएगा, इसे स्क्रिप्ट कहा जाता है, लैंग्वेज नहीं। आगे पढ़ेंगे स्क्रिप्ट और लैंग्वेज में डिफरेंस क्या होता है। अच्छा, ये स्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि द हड़प्पन इंस्क्रिप्शन, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही हम लोग क्या, हड़प्पा की सिविलाइजेशन बोलते हैं। अच्छा, इसकी जो लिखावट के तरीका है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पिक्टोग्राफी स्क्रिप्ट। पिक्टोग्राफी स्क्रिप्ट, याद रखिए। स्क्रिप्ट क्या है? हाउ टू राइट, वो कैसे, लिखावट उसकी कैसी है। ठीक है। अच्छा, हड़प्पन इंस्क्रिप्शंस की अगर पिक्टोग्राफी स्क्रिप्ट है, तो वैसे बहुत फेमस है, आपको पता होगा क्या, अशोकन इंस्क्रिप्शन। अशोकन इंस्क्रिप्शन की क्या है? ब्रह्मी स्क्रिप्ट। और अशोकन इंस्क्रिप्शन को ब्रह्मी स्क्रिप्ट में भी लिखा जाता है। ब्रह्मी स्क्रिप्ट रनिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे हम लोग नॉर्मल लिखते हैं ना। मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ABCD, तो मैंने क्या किया, लेफ्ट से स्टार्ट किया, राइट की और सॉरी गया, तो ये हुई अपनी ब्रह्मी स्क्रिप्ट। बट ठीक उसी तरह अशोकन इंस्क्रिप्शन और भी एक स्क्रिप्ट में लिखी हुई है जिसका नाम है खरोस्ती स्क्रिप्ट। ये खरोस्ती क्या है? जैसे मान लीजिए ये भारत हुआ, तो भारत में ये जो नॉर्थ वेस्टर्न की एरिया है ना, यहाँ पर जब भी हम लोग अशोकन इंस्क्रिप्शन की स्टडी साइंटिस्ट ने की, जियोलॉजिस्ट ने की, वहाँ पर पाया इसकी लिखावट कुछ दूसरी है और ये राइट टू लेफ्ट इसका सब लिखा जा रहा है, मतलब DCBA इस तरह से इसकी डायरेक्शन चल रही है। तो ठीक उसी जगह में यहाँ पर अगर हम लोग अशोकन इंस्क्रिप्शन देखेंगे, यहाँ पर है ब्रह्मी स्क्रिप्ट, यहाँ पर है खरोस्ती स्क्रिप्ट। खरोस्ती स्क्रिप्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ब्रह्मी स्क्रिप्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो लिखावट जगह टू जगह वेरी करती है। तो ब्रह्मी स्क्रिप्ट और खरोस्ती स्क्रिप्ट क्या, अशोकन इंस्क्रिप्शन इसी तरीके से लिखा गया है। आगे लिखा है ग्रीक एंड अरामिक स्क्रिप्ट। ठीक है, ये भी एक तरह का स्क्रिप्ट है जहाँ पर मोस्टली पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो भी हमें रॉक्स या पैलियोग्राफी या एपिग्राफी जो भी हमें स्टडी करने को मिली है, तो वहाँ पर हमने देखा है इसकी लिखावट कुछ दूसरी है, तो वहाँ की लिखावट को हम लोग देते हैं ग्रीक एंड अरामिक स्क्रिप्ट। ठीक है, तो बहुत तरीके के स्क्रिप्ट हमने पढ़ा, पिक्टोग्राफी पढ़ा, ब्रह्मी पढ़ा, खरोस्ती पढ़ा, ग्रीक पढ़ा, अरामिक पढ़ा। ठीक है, काफ़ी सारे हैं, बट हम लोग तो हिस्टोरियन है नहीं, तो एग्जाम्पल के लिए ये 3-4 बता दी जो कि हड़प्पा से और अशोका से रिलेटेड है। उसके बाद यहाँ पर लिखा 7th नंबर पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज स्क्रिप्ट इज डिफरेंट फ्रॉम लैंग्वेज। एक चीज़ को बोलना और उस चीज़ को लिखना दो अलग अलग चीज़ है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये हुई मेरी बोली, मैं जो बोल रहा हूँ, मैं हिंदी अभी बोल रहा हूँ, बट मैं अभी लिखूँगा आप। हम लोग बोलते ना, ये एक आप मैं बोल रहा हूँ, आप मैं लिख रहा हूँ, इस लिखावट को क्या बोलते हैं? देवनागरी स्क्रिप्ट। अब समझ में आया, मैं जो बोल रहा हूँ वो हिंदी भाषा है, बट मैं जो लिख रहा हूँ वो देवनागरी स्क्रिप्ट है। बस उसी को समझाते हुए मैंने यहाँ पर लिख दिया है स्क्रिप्ट इज डिफरेंट फ्रॉम लैंग्वेज। पिक्टोग्राफी, ब्रह्मी, देवनागरी, खरोस्ती, ये सब क्या है? ये सब स्क्रिप्ट है, वेज ऑफ राइटिंग, कैसे लिखा जाएगा, आप ये सब लिखने का तरीका है। वेयर एज पाली, प्रकृत, हिंदी आर ऑल लैंग्वेजेस। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ वो लैंग्वेज है, जो लिख रहा हूँ वो लिखावट को हम लोग स्क्रिप्ट बोलते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। ठीक है, उसके बाद द अर्लीस्ट डेसिफर्ड इंस्क्रिप्शन इन द वर्ल्ड।
इंस्क्रिप्शन में बता दी, ऐसा पत्थर होगा उस पर कुछ खुदाई करके लिखा होगा। तो ये जो पहला ऐसा खुदाई जिसको स्टडी करके हमने पा लिया था कुछ, वो कौन था? वो था अपना ईरानियन इंस्क्रिप्शन। ऑब्वियसली इट इज़ इन द रीजन ऑफ ईरान, ठीक है, ईरानियन इंस्क्रिप्शन। अच्छा, अगर वहाँ पर ईरानियन इंस्क्रिप्शन हमें मिला तो उसकी भी तो कोई भाषा होगी और उसकी भी लिखावट की कोई तरीका होगी। तो वो क्या थे? वो उसके लैंग्वेज के नाम थे सिमेटिक लैंग्वेज। जैसे हम लोग हिंदी लैंग्वेज, उनके सिमेटिक लैंग्वेज। जैसे हमारी देवनागरी स्क्रिप्ट, उनके क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट। सिंपल, हिंदी इन देवनागरी, सिमेटिक इन क्यूनिफॉर्म, बस। तो ये था ईरानियन इंस्क्रिप्शन, जो कि पहला डेसिफर वर्ड। डेसिफर बोले तो जिसको मान लीजिए वो लिखावट को हम लोग क्या कहते हैं? डेसिफर मतलब समझना, किसी चीज़ को उसका मीनिंग निकालना, ठीक है, डेसिफर्ड। वो इंग्लिश के वोकैब है एक। इन इंडिया, अच्छा, दुनिया में अगर पूछा जाए ईरानियन इंस्क्रिप्शन, अगर भारत में पूछा जाए अशोकन इंस्क्रिप्शन वॉज द फर्स्ट टू बी डिसिफर्ड। किसने किया था और कब किया था? 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने किया था, ठीक है। ईरानियन इंस्क्रिप्शन इन दुनिया, अशोकन इंस्क्रिप्शन इन इंडिया इन द ईयर 1837 बाय जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। बेसिक सी चीज़ है। रेडियो कार्बन डेटिंग मेथोडोलॉजी, ठीक है। अब कई जगह क्या होता है, मान लीजिए जैसे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन की कोई चीज़ लिखी है, हमें पता ही नहीं लग रहा, वो लिखावट तो दिख रही है लेकिन इसका मीनिंग क्या है हम लोग डेसिफर नहीं कर पा रहे हैं। और अगर डेसिफर कर भी पा रहे, पता नहीं लग रहा है ये कौन से सभ्यता की है, तो उस जगह पे यूज होता है साइंटिफिक टेक्नोलॉजी जिसका नाम है रेडियो कार्बन डेटिंग या कार्बन 14 मेथड। तो इसमें क्या होता है, ये बहुत हम लोग साइंस में इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ये बता देता है कि ये जो पत्थर है जो खुदाई हुई है ये किस पीरियड से बिलोंग करती है। तो मान लीजिए हमको अराउंड मिला कि ये आज से 3000 ईयर्स की पहले की है, तो हमें अंदाज़ा लग जाता है ये लगभग आईवीसी मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम की पत्थर है और तभी इसकी खुदाई हुई थी। तो हम लोग एक रफ एस्टिमेट लगा देते हैं कि शायद ये आईवीसी की स्क्रिप्ट है और इसी को नाम दे देते थे, हाँ भाई ये सेम युग की है, सेम टाइम पे चल रहा था, तो यस इट इज़ द हड़प्पन सिविलाइजेशन की समथिंग, ठीक है। तो रेडियो कार्बन डेटिंग मेथोडोलॉजी काफ़ी ज़्यादा ह्यूमंस को हेल्प करती है एरा जानने के लिए, टाइम पीरियड जानने के लिए कि ये चीज़ एग्जिस्ट कब करती थी। बट इसमें खामी है क्या? दिस मेथड कैन नॉट डेट मोर देन 70,000 ईयर्स। 70,000 साल से पीछे की अगर कोई पुरानी चीज़ है उसे ये मेथड नहीं डिटेक्ट कर सकती, ठीक है। उसकी भी रीज़न है बट इन साइंस। आगे बढ़ते हैं। जितना बोल रहा हूँ सिर्फ इतना याद रखो, कुछ गूगल करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आता है प्री हिस्टोरिक टाइम्स। प्री हिस्टोरिक टाइम्स बोले तो ओल्ड स्टोन एज, नाम से ही पता लग रहा है ओल्ड स्टोन एज, सब पुराना पुराना लग रहा है, ठीक है। क्यों ना, ये बहुत ज़्यादा पुराना है। इससे हमने मेनली क्या किया है, इसे हमने मेनली 3 भाग में डिवाइड किया है। नंबर 1 पैलियोलिथिक, नंबर 2 मेसोलिथिक एंड नंबर 3 यहाँ पर लिखा है नियोलिथिक, ठीक है। तो ये रहा थर्ड वाला। तो अभी हम लोग सबसे पहले आते हैं क्या, पैलियोलिथिक पे। पैलियोलिथिक बोले तो इसका एज आप देख लीजिए 6 लाख साल से 10,000 बीसी तक, ठीक है। बीसी एडी सब बताऊंगा, चिंता मत करो। पैलियोलिथिक एज सब क्या है, 6 लाख से 10,000 बीसी तक। ये टाइम ज़रूर याद करना, ये 1 वर्ड क्वेश्चन में आ जाता है कि पैलियोलिथिक एज रफली कितना से कितना टाइम पीरियड के बीच में था। ये सब याद करना, मेसोलिथिक के टाइम सबकी टाइम लाइन याद करनी है। अच्छा, पहले थोड़ा बीसी और एडी के बारे में समझ लेते हैं। मान लीजिए ये एक मैंने टाइम लाइन ड्रॉ किया, ये हुआ 0, ठीक है। अच्छा, आज है साल 2026, तो मैंने यहाँ पर एक ड्रॉ किया 2026। 0 से इस तरफ कुछ भी होगा उसको हम लोग बोलेंगे एडी, 0 से इस तरफ कुछ भी होगा हम लोग उसे बोलेंगे बीसी, ठीक है। एनो डोमिनी बिफोर क्राइस्ट, तो क्राइस्ट के जन्म को ही हम लोग 0 मान लेते हैं, मतलब मान के चलते हैं टाइमलाइन उस दिन से शुरू हुई। उसकी चीज़ें जो क्राइस्ट जिस दिन पैदा हुए उनसे पहले की चीज़ें को क्या बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट नाम में ही है, बिफोर क्राइस्ट मतलब क्राइस्ट से पहले। एनोडोमिनी, एनोडोमिनी का मतलब होता है उसके बाद, ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन 3000 बीसी में हुआ था, कि 2500 बीसी में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा 2025 बीसी, ये क्या है 2026, तो यहाँ पर 2025 नहीं बनाना है, 2025 बनाना है बट वो बीसी में बनाना है, तो 2025 बीसी। और बीसी का एक खासियत है, जैसे कि 2026 के बाद क्या आएगा 27, उसके बाद 28, बट बीसी की एक खासियत है
यहाँ पर अगर मैंने 25 लिखा है तो 26 कहाँ आएगा, 26 इससे बाद पहले आ जाएगा, 26 इस तरफ, उससे पहले 27, ऐसा ये चलते रहेगा। और एक बार मैं डिटेल में बता देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक टाइमलाइन ड्रॉ की, ठीक है, रुक दिखाता हूँ। एक मैंने टाइमलाइन ड्रॉ की, यहाँ पर अगर ये 0 है, यहाँ पर मैंने लिखा 2025 BC। अभी अगर बोलूँगा 2026, यहाँ पर 2026 नहीं बनाना है, 2026 उससे पहले, 27 उससे पहले, 28 उससे पहले, 29 उससे पहले, मतलब हम लोग कैसा टूवर्ड्स 0 आ रहे हैं। जैसे इंटीजर नेगेटिव वाला नहीं होता है, -4 -3 -2 -1 0, फिर 0 से 1 2 3 4 5 6 ऐसा जाता ना, बस एकदम वही है, ठीक है। तो हम लोग अभी BC में है। अभी हम लोग जो भी इस चैप्टर में बात करेंगे वो सब कुछ ये क्या, ये 0 से पहले की चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लिखा है प्री हिस्टोरिक टाइम्स, ठीक है, मतलब पुराना चीज़ है। अच्छा, सबसे पहले आते हैं पैलियोलिथिक एज में। पैलियोलिथिक एज का यहाँ पर टाइम पीरियड लिखा हुआ है, 6 लाख से 10,000 BC तक की इसकी टाइम पीरियड थी। इसकी कुछ की फीचर्स है, पॉइंट टू पॉइंट याद कर लेना बस। क्या, पैलियोलिथिक की पहली फीचर है मार्क्ड द अपीयरेंस ऑफ होमोसेपियंस। इंसान की स्ट्रक्चर, होमोसेपियंस से भी पहले था होमो ऑस्ट्रोलॉइड, होमो पिथेकस, होमो निएंडरथस, सब कुछ था, बट होमोसेपियंस मतलब आज जो हम हैं, जिस तरह के इंसान हैं, उस तरह का इंसान पहले इसी एज में दिखा था, 6 लाख से 10,000 BC के भीतर। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्क द अपीयरेंस ऑफ होमोसेपियंस, ठीक है। अच्छा, इसकी एक खासियत है, अगर इंसान है बट इंसानों की खासियत इस वक्त क्या थी, पीपल मूव्ड इन बैंड्स और ग्रुप्स, मतलब झुंड में इंसान रहा करता था। ऑब्वियसली चारों तरफ जंगल है, घना जंगल है, जानवर है, तो हमें एकजुट होकर यूनिटी में रहना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं रहेंगे तो व्हेन यू डिवाइड यू लूज वाली सिचुएशन आ जाएगी। अच्छा, ऑस्ट्रिचेस वर फाउंड इन इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड। हैरानी हुई ना सुन के कि ऑस्ट्रिच भी कभी इंडिया में हुआ करता था इस टाइम फ्रेम के अंदर। दिस कवर्स 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। ऑब्वियसली आप खुद देखिए, 6 लाख से 10,000 आ रहा है, तो ह्यूमन हिस्ट्री के 99% तो इसी एक एरा में ही अपनी कवर हो गई, ठीक है, वही लिखा है। बिग क्वाड्राइट टूल्स वर यूज्ड। मान लीजिए किसी जानवर को हंट करना है, तो तब यहाँ पर क्या थी, आज जैसे हमारे पास ब्लेड है, नाइफ है, तो तब वो सब नहीं रहा करती थी। तो इन लोग क्या करते थे, बड़े बड़े पत्थर रहा करता ना, पत्थर को हल्का सा घिस दिया, थोड़े से उसके नोकीले एज बना दी, और जानवर के ऊपर में, जानवर जैसा आया उसका ऊपर वो पत्थर फेंक दिया, मतलब कुछ टूल्स था ही नहीं, तो लिखा बिग क्वाड्राइट। क्वाड्राइट के एक पत्थर है, ठीक है। उसके बाद आता है, बस ये पॉइंट तो पूरा रट्टा मारना है, सम इंपॉर्टेंट साइट्स इन इंडिया। इस पीरियड की इंडिया में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट साइट्स है, क्यों ना क्वेश्चन में डायरेक्ट आता है। मैं ये जो यहाँ पे लिखा ना, ये SSC MTS के डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने उठाई है, ठीक है। पूछा था कुप्पागल पैलियोलिथिक साइट इज इन विच स्टेट, तो कर्नाटका में वो कुप्पागल है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार मैं सब पढ़ देता हूँ। बोरी इन महाराष्ट्र, MH मतलब लेता हूँ महाराष्ट्र, बेलन वैली इन UP, सोहन इन पंजाब, हुनासागी एंड कुप्पागल सॉरी इन कर्नाटका, दिद्वाना इन राजस्थान एंड भीमबेटका इन MP। भीमबेटका केव्स तो आपने काफ़ी ज़्यादा सुने होंगे, वेरी फेमस फॉर पैलियोलिथिक एज पेंटिंग्स। वाह, इंडिया की सबसे पुरानी पेंटिंग भी इस भीमबेटका केव्स में ही है। तो आगे बढ़ते हैं, ये खत्म हुई मात्र 6 पॉइंट में पैलियोलिथिक एज, पूरा शॉर्ट में बता रहा हूँ, इससे बाहर कुछ भी कहीं से भी सीखने की ज़रूरत नहीं। जो भी एक्स्ट्रा आएगा उसे मैं Q&A के फॉर्म में सॉल्व कर दूंगा, अदरवाइज मॉक से भी कर सकता है। मीजोलिथिक एज, अच्छा 6 लाख से 10,000 तक तो आ गए, अब आगे बढ़ेंगे। जैसे कि टाइमलाइन ड्रॉ फिर से कर देता हूँ, यहाँ पर था 6 लाख, ठीक है, 6 लाख से हम लोग अभी आके पहुँच गए 10,000। अभी मीजोलिथिक में कहाँ से कहाँ जाना है, मीजोलिथिक में जाना है 10,000 से 6,000, तो अब यहाँ से फिर 10,000 से 6,000, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग टूवर्ड्स 0 आ रहे हैं, ठीक है, एनो डोमिनी, टूवर्ड्स एनो डोमिनी हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। तो हम लोग के सबसे पहले यहाँ पर अभी हम लोग को क्या करना है, मीजोलिथिक फीचर्स, मीजोलिथिक के बारे में कुछ पढ़ना है। टाइम पीरियड याद कर लिया। अच्छा, पहले जैसे बड़े बड़े क्वार्टजाइट के पत्थर फेंका करते थे, अब उससे क्या, उसको थोड़ा रिफाइन करके माइक्रोलिथ्स मतलब स्मॉल स्टोन टूल्स वेर यूज्ड इन दिस पीरियड। ठीक उसी बड़े पत्थर को तोड़ दिया, उसे 4 भाग में डिवाइड कर दिया, उस 4 भाग को एक भाग कर दिया ताकि उसे हाथ में पकड़ा जा सके और किसी को चोट पहुंचाया जा सके।
तो माइक्रोलिथ्स यानी स्मॉल स्टोन टूल्स किसकी फीचर है? ये मीजोलिथिक एज की फीचर है, नॉट नियोलिथिक और पैलियोलिथिक। अच्छा, हॉर्टिकल्चर मतलब बागानी, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, प्रिमिटिव कल्टीवेशन मतलब एग्रीकल्चर नहीं, एग्रीकल्चर बोले तो वो तो पूरा फुल फ्लेज्ड कुछ अपने बागान में ग्रो करना, खेती बाड़ी करना, वो सब कुछ भी नहीं है। ये प्रिमिटिव कल्टीवेशन है, मतलब एग्रीकल्चर जैसा कुछ, प्रिमिटिव बोले तो पुराना, जैसा कुछ, ठीक है। एग्रीकल्चर कहीं से थोड़ा मिला तो यहाँ पर कुछ लगा दिया, वाइल्ड बीन्स लगा दी, तो उस तरह की चीज़ें। हॉर्टिकल्चर, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, ये सब इसी वक्त में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। थर्ड फीचर मेसोलिथिक की क्या है? लिखा है सम इंपॉर्टेंट साइट्स इन इंडिया आर बघौर इन राजस्थान, आदमगढ़ इन एमपी, लंघनाज इन गुजरात। तीनों ही सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस में आ चुकी है कि बघौर कौन सी एज से बिलोंग करता है? बघौर मेसोलिथिक एज से बिलोंग करता है। आदमगढ़ कहाँ पर है? एमपी में है। तो ये सब आपको याद करना, बघौर इन राजस्थान, आदमगढ़ इन एमपी, लंघनाज इन गुजरात। उसके बाद आते हैं नियोलिथिक एज में। नियोलिथिक एज फिर से मैं टाइमलाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अभी हम लोग 6000 में आके पहुँच चुके थे, 6000 से अभी हम लोग जा रहे हैं 4000, ठीक है। देख रहे हैं ना, टुवर्ड्स जीरो हम लोग आ रहे हैं। सबसे पहले इसके सबसे पहले फीचर है प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर। अभी हमने क्या देखा था? प्रिमिटिव एग्रीकल्चर या प्रिमिटिव कल्टीवेशन। अभी प्रिमिटिव कल्टीवेशन से इंसान कहाँ तक आ चुका है? प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर, पूरा खेतीबाड़ी स्टार्ट हो चुका है। कैटल वेर यूज्ड फॉर द कल्टीवेशन एंड ट्रांसपोर्ट, मतलब देख रहे हैं ह्यूमन कितनी जल्दी जल्दी तेजी से अपना माइंड, दिमाग लगा के आगे बढ़ रहा है। पॉलिश्ड टूल्स, अब छोटी छोटी टूल तो मेसोलिथिक एज में बना दी थी, अब इसको थोड़ा पॉलिश करना स्टार्ट कर दिया, मन किया एक हैंडल लगा दिया तो उससे एक एक्स बन गया। अब इसे दूर तक फेंका जा सकता है। तो ये सब क्या हो रहा है? धीरे धीरे रिफाइन हो रहा है। अच्छा, ये एमटीएस का एक क्वेश्चन है, सेल्ट, CELT, ये एक टूल है। आप गूगल में इसकी फ़ोटो देख लीजिएगा। तो ये टूल कौन सी एज की है? ये टूल नियोलिथिक एज की है। पॉलिश टूल सच एज सेल्ट वेर यूज्ड। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉटरी, मतलब मिट्टी का घड़ा, मिट्टी से चीज़ें बनाना इंसान यहाँ पर स्टार्ट कर दिया था। क्यों? व्हील का इन्वेंशन हो गया था, चक्का का इन्वेंशन इस वक्त हो गया था, और इंसान को पता लग गया कि राउंड फिगर कम फ्रिक्शन में ज़्यादा दूरी ट्रैवल कर सकती है। तभी ना हम लोग यहाँ पर लिखा है कैटल वेर यूज फॉर कल्टीवेशन एंड ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में क्या? बैलगाड़ी टाइप के स्ट्रक्चर्स। मड ब्रिक्स हट्स, स्टोन पिट ड्वेलिंग। स्टोन पिट बोले तो ज़मीन के अंदर खुदाई कर दी, यहाँ पर पत्थर जैसा ऐसा दीवार बना दिया ताकि ये मिट्टी की चीज़ें ढह ना जाए बस, और यहाँ पर अंदर में रहने लग गए। तो स्टोन पिट ड्वेलिंग्स एंड लार्ज अर्न्स। लार्ज अर्न्स बोले तो अर्न्स आप देखिएगा बड़ी बड़ी ऐसे ड्रम जैसे बर्तन ऐसे रहती थी, ठीक है। लार्ज अर्न्स वेर यूज्ड एज कॉफिन्स फॉर द बरियल्स ऑफ द डेड। जो मर जाते थे उन्हें ऐसे बड़े बड़े पतीलों में ऐसे भर दिया जाता था और लेके ज़मीन के अंदर दफना दिया जाता था। वो थी तब की वैसे तरीके थी। तो अभी आते हैं सम इम्पॉर्टेंट साइट्स इन इंडिया ऑफ द कौन सी एज? नियोलिथिक एज। तो यहाँ पर है कश्मीर वैली, पय्यमपल्ली इन तमिलनाडु, गुफक्रल इन जम्मू कश्मीर, कैटल हयूक इन टर्की, दावजली हडिंग इन आसाम। ये तो सीजीएल की क्वेश्चन है, दावजली हडिंग कौन सी स्टेट की है? दावजली हडिंग आसाम की है। चिरांद इन बिहार, कोलडीवा। कोलडीवा के बारे में मैंने यहाँ पर एक स्पेशल पॉइंट लिखा है। क्या? कोलडीवा लोकेटेड इन यूपी वॉज द फर्स्ट वेयर द एविडेंस ऑफ राइस वॉज फाउंड। तो कोलडीवा में क्या, हमें भारत में सबसे पहले राइस के एविडेंस कोलडीवा में मिलती है। ठीक उसी तरह लाहौर देवा, ये था यूपी में। बुरजा होम लोकेटेड इन कश्मीर एंड इज फेमस फॉर पिट ड्वेलिंग्स। अभी बताया ना, ज़मीन के अंदर ऐसे पत्थर रख दिया ताकि ये दीवार दह ना जाए और यहाँ पर रह गया। तो ये किसकी सबसे पहले हम लोग को ऐसा साइट कहाँ देखने मिला था? बुरजा होम, कश्मीर में देखने मिला था। अच्छा, इसकी खासियत है ह्यूमन्स बरीड विथ एनिमल्स। मतलब बुरजा होम में इंसानों को, मान लीजिए मैं एक हूँ, मेरा एक पेट था, एक कुत्ता था, तो हम लोग दोनों को जब डेथ होता था, मेरा डेथ होता था, तो इस कुत्ते को भी मेरे साथ एक ही जगह पे लार्ज अंश में दफना दिया जाता था। तो ह्यूमंस बरीड विथ एनिमल्स, तो ये इसलिए किया जाता था ताकि कहा जाता था कि मान लीजिए यहाँ पर मैं उसके सवारी पे ही दूसरे दुनिया पे जाऊँगा, उस कुत्ते के पीठ में बैठ के मैं दूसरे दुनिया, ऐसा उनका बिलीव था कि दिस एनिमल विल हेल्प दिस ह्यूमन टू गो टू द अनदर वर्ल्ड, टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ठीक है,
और ये उनकी जो फेवरेट चीज़ें होती थी, मान लीजिए उसके कुछ कंगन हो गए, ऑर्नामेंट्स हो गए, उसको भी इसके साथ दफना दिया जाता था। तो बुर्जा होम की खासियत क्या है? पीट ड्वेलिंग्स। तो बुर्जा होम को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोन हिंज ऑफ इंडिया। एक्चुअली स्टोन हिंज आप गूगल करके देखिएगा, ये एक इंग्लैंड में ठीक आईवीसी जैसे एक साइट है, तो उससे ही कंपेयर किया गया है। तो इंग्लैंड की नहीं, स्टोन हिंज ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है? बुर्जा होम को स्टोन हिंज ऑफ इंडिया बोला जाता है। मेहरगढ़, इसका नाम तो सुने ही होंगे, लोकेटेड इन पाकिस्तान है, लॉन्ग द बैंक्स ऑफ बोलन रिवर। मेहरगढ़ कौन से नदी के किनारे में? बोलन रिवर में। मेहरगढ़ को क्या बोला जाता है? ब्रेड बास्केट ऑफ बलूचिस्तान। आपको पता है पाकिस्तान ऐसे 5 प्रोविंसेस में डिवाइड है, तो ये सबसे वेस्टर्न मोस्ट प्रोविंस के नाम है बलूचिस्तान। तो मेहरगढ़ इज नोन एज द ब्रेड बास्केट ऑफ बलूचिस्तान। अच्छा, नोट, फर्स्ट क्रॉप्स टू बी कल्टिवेटेड बाय ह्यूमंस क्या थी? व्हीट एंड बार्ले। तो बहुत सारे ऑप्शंस में बार्ले दिया जाता है, तो हमेशा बार्ले को टिक कीजिएगा। फर्स्ट क्रॉप्स टू बी कल्टिवेटेड बाय ह्यूमंस, बार्ले। अच्छा, उसके बाद आता है यहाँ पर हमारा 3 एज खत्म हो चुका है, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक। पैलियोलिथिक के बाद मीजोलिथिक, मीजोलिथिक के बाद नियोलिथिक। अभी हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट मेटल एज यानी चैल्कोलिथिक एज में। अच्छा, इसे चैल्कोलिथिक क्यों कहा गया है? अच्छा, सबसे पहले टाइमलाइन फिर से बना देते हैं, अपडेट कर देते हैं। यहाँ पर मैंने बनाया, यहाँ पर था ये 0, 4000 तक हम लोग आ चुके थे, अभी 4000 से 1500 जाने वाला है। यहाँ पर लिख दिया मैंने 1500। ठीक है, हम लोग टूवर्ड्स 0 मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे मेटल एज या चैल्कोलिथिक। अच्छा, ये चैल्कोलिथिक है क्या? यहाँ पर मैंने लिखा चैल्को, चैल्को मन यानी कॉपर, कॉपर को क्या बोलते हैं? चैल्को। इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू दिस एज। अभी मैं बता ही रहा था ना आपको, 2500, 3000, तो ये सब कहाँ? ये 4000 और 1500 को बीच में ही लाई कर रही है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि आईवीसी कहाँ? ये मेटल एज या चैल्कोलिथिक एज की एक घटना है। आईवीसी को भी सॉरी, आईवीसी भी क्या? एक घटना ही है। तो ये घटना कब हुई थी? ये घटना हुई थी ड्यूरिंग द चैल्कोलिथिक एज, 4000 से 1500 बीसी के बीच में। फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड बाय ह्यूमंस क्या थी? कॉपर थी, चैल्को, इसलिए कॉपर को इतना ज़्यादा पवित्र माना जाता है। लेटर पीपल ऑल्सो स्टार्टेड यूजिंग ब्रॉन्ज। जब कॉपर को टीन के साथ मिलाया जाता है क्या बनता है? ब्रॉन्ज। ये बाद की बात है, बट सबसे पहला मेटल क्या था? सबसे पहला मेटल था अपना कॉपर। फॉर द फर्स्ट टाइम पेंटेड पॉटरी ब्लैक एंड रेड वेयर वॉज सीन। मतलब पहले तो अभी हमने देखा कि जैसे हम लोग मीजोलिथिक, नियोलिथिक में क्या पॉटरी बनना स्टार्ट हो गया था, मिट्टी के घड़े। तो यहाँ पर पेंटेड पॉटरी मतलब वहाँ पर क्या ऐसे ब्लैक और रेड की पेस्ट टाइप की कुछ लगा दी, गोबर टाइप की लगा दी, उसे आग में दे दिया तो वो ब्लैक कलर आ गया। मतलब क्रिएटिविटी अभी इंसान दिखा रहा है, मतलब एसेंशियलिटीज से आगे बढ़ के भी इंसान कुछ कर रहा है। People started wearing ornaments and the dead was buried in the habitation area itself. मतलब जहाँ पर वो इंसान रहता था उसकी खास चीज़ों के साथ उसको वहीं पर बरी कर दिया जाता था। मतलब जैसा आजकल हम लोग शमशान ले जाते हैं ना, वैसा वाला सिस्टम तब नहीं देखने मिलता था। ये मेरा घर है, मतलब मुझे मेरे घर में ही कंपाउंड के अंदर ही मेरे फेवरेट चीज़ है, चाहे वो डॉग हो, मेरा ऑर्नामेंट्स हो, उसके साथ ही मुझे दफनाया जाएगा। अच्छा, इस पीरियड की कुछ खास साइटें देख लेते हैं। इनाम गांव, लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ घोद रिवर। अभी हमने देखा मेहरगढ़ जैसे बोलन रिवर के ये में था, इनाम गांव घोद रिवर के बगल में था, और पुणे यानी महाराष्ट्र में था। कायथा मतलब एमपी। ठीक है, ये कुछ कुछ एग्जाम्पल से किसकी? अपनी मेटल एज या चैल्कोलिथिक एज की। आईवीसी था। अभी हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर 2 आएगा, लेक्चर 2, उसमें ये मेटल एज और चैल्कोलिथिक एज हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे। क्यों ना, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक ये खाली टाइमलाइन जानने के लिए, इसके बारे में आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, खाली साइट्स जितना पॉइंट्स लिखा है उतना काफ़ी है। लेकिन मेटल एज और चैल्कोलिथिक जिसमें आईवीसी आता है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग इसे चैप्टर 2 में कवर करेंगे। आगे बढ़ते हैं आयरन एज या मेगालिथिक एज में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है आयरन एज या मेगालिथिक। मेगा बोले तो बहुत बड़ा, बिग, लिथिक बोले तो स्टोन, मतलब बड़े स्टोन का पीरियड। मतलब बड़े स्टोन यहाँ पर क्या हुआ है? अच्छा, मतलब जब भी किसी का ग्रेव, इस एज की खासियत क्या है, मान लीजिए किसी का डेथ हो गया, डेथ होने के बाद उसके फेवरेट चीज़ों के साथ उसे बरी तो क्या जाता था, उसके ऊपर ऐसा एक बड़ा सा शिलालेख जैसा रख दिया जाता था और उसमें उसका कुछ डिटेल्स लिख दी जाती थी। तो इससे ही कहा जाता बिग रॉक, द बिग रॉक या मेगालिथ। तो ये इस एज की खासियत है, तो इसे हम लोग बोलते हैं मेगालिथिक
पीरियड। अब समझ में आया लॉजिक, हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक होता है। जैसे मैंने कहा कि अपना यहाँ पर मेटल एज में चैल्कोलिथिक पीरियड में क्या था, अपना आईवी से था, ठीक उसी तरह अपना आयरन एज की खासियत क्या है, इसमें वेदास लिखी हुई है, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया द वेदास वेर रिटन इन दिस पीरियड। जैसे आईवीसी था अपना मेटल एज में, वेदास लिखी हुई थी अपनी मेगालिथिक, यानी 1500 से 500 बीसी के अंदर ही अपनी चारों वेदास कंपाइल की गई है। अच्छा, 4 वेदा है, थोड़ी सी ईच वेदा के बारे में, ब्राह्मण तो यहाँ पर बनना नहीं है, चैंटिंग तो करना नहीं है, बट थोड़ी थोड़ी सी ज्ञान हर वेदा के बारे में होना चाहिए, जो कि हमारे जीके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। सबसे पहले देख लेते हैं ऋग्वेदा। ऋग्वेदा की टाइम पीरियड यहाँ पर लिखी है मैंने, 1500 से 500 है, तो ऋग्वेदा क्या थी, 1500 से 1000। मान लीजिए 1500 है तो यहाँ पर 1000। अभी हमें और 500 तक जाना है, टुवर्ड्स जीरो हम लोग बढ़ रहे हैं ना। आपको याद है हम लोग 6 लाख से स्टार्ट किए थे, अभी 500 में आके पहुँच चुके हैं, ठीक है। तो ऋग्वेदा की खासियत क्या है, 1500 से 1000 बीसी के अंदर में इट कंप्राइजेस 10 मंडल्स, 85 अनुवाकास, 1028 सुक्तास यानी हाइम्स, 21 शाखास एंड 10,552 मंत्रास। इसमें से कोई आंकड़ा याद कीजिए ना कीजिए, 2 आंकड़ा जरूर याद कीजिएगा, एक 10 मंडल और एक 1028 सुक्ता, 1028 सुक्तास यानी हाइम्स। अच्छा ऋग्वेदा में हमें और क्या क्या जानने को मिलता है। ऋग्वेदा ही वो वेदा है जिसमें द 10 राजन युद्ध, आपने काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में सुना होगा, मॉक टेस्ट में भी आता है। 10 किंग्स वार, ये कहाँ पर है, ये ऋग्वेदा में है। अच्छा, गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, ये भी ऋग्वेदा में है। द स्लोगन सत्यमेव जयते, जो अपना लायन एम्बलम वाला जो भारत का है, वो कहाँ से लिया है, वो भी ऋग्वेदा का है। तो ये सब का, ये जो मुंडका उपनिषद में लिखा हुआ है, और ये मुंडका उपनिषद खुद किसका पार्ट है, खुद ऋग्वेदा का पार्ट है। तो वही मैंने लिखा है यहाँ पर। स्पेशल पॉइंट क्या है, ये इसके टाइम पीरियड ये रही, मंडल ये रही, हाइम्स ये रही, इससे क्या क्या लिया गया, 10 राजन युद्ध, गायत्री मंत्र, सत्यमेव जयते, और मुंडका उपनिषद भी इसी की पार्ट है, विच इज अ पार्ट ऑफ दिस वेदा, ठीक है। अब इस वाली लाइन को देखिए, द प्रीस्ट हु रिसाइट्स दिस वेदा, रिसाइट्स बोले तो जो इस वेदा को पढ़ता है, उच्चारण करता है, उसे क्या बोला जाता है, उसे ब्राह्मण नहीं, उसे बोला जाता है होत्री। होत्री, ये यूपीएससी से लेके सीडीएस तक का क्वेश्चन है कि जो वन हु रिसाइट्स ऋग्वेदा, उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है होत्री। ठीक, उसी तरह मैंने यहाँ पर आगे भी लिख दिया है कि सामवेद और यजुर्वेद। तो यहाँ पर क्या है, सामवेद, वन हु रिसाइट्स सामवेद उद्गत्री, वन हु रिसाइट्स यजुर्वेद अध्वर्यु, वन हु रिसाइट्स अथर्ववेद ऋत्विक। तो आपको 4 याद रखना है, होत्री, उद्गत्री, अध्वर्यु, ऋत्विक। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं सामवेद। सामवेद क्या है, इट इज़ द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल वेदा, सबसे छोटा वेद है। कंटेन सॉन्ग्स एंड मेलोडीज। द गंधर्व वेदा इज अ उपवेदा ऑफ दिस। ये जो वेद है इसका अंडर भी इस किताब के जैसा हमारा चैप्टर्स होता है, चैप्टर्स में भी टॉपिक्स होता है, टॉपिक्स में भी पॉइंट्स होता है, ठीक है। उसी तरह इस वेदा का अंदर भी क्या है, बहुत सारे चैप्टर्स है जिसका नाम है गंधर्व वेदा। तो क्वेश्चन आता है कि गंधर्व वेदा इज अ उपवेदा ऑफ विच वेदा, तो साम वेद का ही पार्ट है गंधर्व वेद, ठीक है। और ये तो मैंने बता दिया, द प्रीस्ट हु रिसाइट्स दिस वेदा उद्गत्री, ठीक है। उसी तरह यजुर्वेदा, इट इज रिटन इन प्रोज फॉर्म। क्वेश्चन है विच वेदा इज कंप्लीटली रिटन इन प्रोज फॉर्म, यजुर्वेदा। कंटेन्स रिचुअलिस्टिक कोड्स ऑफ कंडक्ट फॉर सैक्रिफाइसेस। अगर एक हवन होना है, एक पूजा होना है, तो उसमें कौन सी मंत्र पढ़ी जाएंगी, कैसी पढ़ी जाएंगी, क्या रिचुअल्स में क्या अग्नि को समर्पण करना है, वो सब हमें डिटेल्स, रिचुअल की डिटेल्स यजुर्वेदा में मिलती है। सॉन्ग की डिटेल्स सामवेदा में मिलती है। ऋग्वेदा में दुनिया भर की डिटेल्स मिलती है। और अथर्ववेदा में क्या मिलता है, आयुर्वेद, द ओल्डेस्ट नोन टेक्स्ट ऑफ इंडियन मेडिसिन। आयुर्वेद कहाँ पर है, जैसे गंधर्व वेद सामवेद का एक चैप्टर था, आयुर्वेद अथर्ववेद का एक चैप्टर था, ठीक है। गंधर्ववेद वॉज द उपवेद ऑफ सामवेद, आयुर्वेद इज द उपवेद ऑफ अथर्ववेद। क्लियर है, पूरा क्लियर पॉइंट्स पे मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। इट इज़ द ओनली वेद विच इज रिलेटेड बोथ टू वर्ल्डली हैप्पीनेस एंड स्पिरिचुअल नॉलेज। मतलब इसमें दुनिया भर की बातें तो लिखी हुई है, बट कैसा आदमी को स्पिरिचुअलिटी गेन हो उसके बारे में भी
अथर्ववेद, क्यों नहीं? यजुर्वेद में ओनली स्पिरिचुअल, सामवेद में सॉन्ग्स के बारे में, ऋग्वेद में ओनली वर्ल्ड के बारे में, बट अथर्ववेद में वर्ल्ड प्लस स्पिरिचुअलिस्टिक कोड ऑफ कंडक्ट सब कुछ मेंशन्ड है। द प्रीस्ट हू रिसाइड्स ऋत्विक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी देर है। द उपनिषद्स, आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा, उपनिषद, ब्राह्मणास, अर्यंकास बिलोंग। अच्छा, ये सब है क्या? अभी हमने पढ़ा ना वेद, मैंने बताया वेद में काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उपवेद। वेद के अंदर उपवेद। अच्छा, इस उपवेद के अंदर भी बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं। ठीक उसी तरह एक होता है उपनिषद, उपनिषद के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, उसका था ब्राह्मणास, उसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं अर्यंकास। तो ऐसा डिफ्रेंशिएशन चलेगा, ये हमारे कोई जानने की बात नहीं है, जस्ट मैंने यहाँ पर ये मेंशन कर दिया ताकि आप कहीं पर दूसरी जगह पे पढ़ के कंफ्यूज ना हो कि ये उपनिषद ब्राह्मणास अर्यंका है क्या। कुछ नहीं, बस ये वेद है, वेद का नीचे उपवेद है, उसका नीचे है, ये सब बुक है, ये एक किताब है, ये पहला पॉइंट है, ये किताब का नाम है, उसके अंदर ये चैप्टर है, ये चैप्टर का पॉइंट है, पॉइंट का अंदर ये टेबल है। ठीक, इस तरह द सिलसिला चलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर उपनिषद टोटल हमारी कितनी है? 108 उपनिषद है। मत्स्य उपनिषद, वरुणा उपनिषद, पानी उपनिषद, गरुड़ उपनिषद, काफ़ी सारे उपनिषद है। मुंडका उपनिषद, चंडोग्य उपनिषद, बृहत अरण्यक उपनिषद, काफ़ी सारी उपनिषद है जो कि यूपीएससी से है, बट आपकी जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, देर आर 6 लिम्स ऑफ द वेदास। ठीक है, कोई भी वेद को हम लोग बोलते हैं एक अच्छा वेद किसे माना जाता है? अच्छा, एक अच्छा इंसानी शरीर किसे बोला जाएगा? जिसका एक सिर हो, जिसका एक पैर हो, जिसका हाथ हो, जिसका नाक हो, जिसकी आँख हो, जिसकी मुंह हो, जिसका कान हो। ठीक उसी तरह इसे बोला जाता है वेदांगास। जैसा अपना अंग होता है ना, वेद का एक अच्छा वेद का भी 6 अंग होता है, 6 लिम्स। क्या क्या है? शिक्षा, शिक्षा यानी फोनेटिक्स यानी नोज। शिक्षा को वेद का कौन सा अंग माना जाता है? उसे नोज माना जाता है। ठीक है, कल्पा यानी रिचुअल्स, इसे क्या? किसी चीज़ को करना, उसे कल्पा माना हाथ माना जाता है। व्याकरण मतलब उसका उच्चारण, उसे उसका मुंह माना जाता है। निरुक्ता यानी इटिमोलॉजी, किसका क्या मीनिंग है, कैसे हम लोग डिस्फर करेंगे? सुन के, इसलिए निरुक्ता को हम लोग वेदांगा क्या? ईयर्स बोला जाता है, कान बोला जाता है। छंदा यानी मैट्रिक्स, छंदा को किसी वेद का कौन सा अंग? पैर बोला जाता है। ज्योतिष को कौन सा अंग? आँख को वेदांगा बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसे टोटल 6 ऑर्गन्स है जो कि एक अच्छे वेद में होना चाहिए। क्या है? सबसे पहले है अपना शिक्षा यानी नोज, कल्पा यानी हैंड्स, व्याकरण यानी माउथ, निरुक्ता यानी ईयर्स, छंदा यानी लेग्स, ज्योतिष यानी आइज। इसी तरह एक कंप्लीट बॉडी बनती है और इस बॉडी को हम लोग बोलते हैं एक अच्छा शरीर यानी अच्छा वेद, जिसमें हर अंग की ज्ञान हो। ठीक है, कंप्लीट नॉलेज ऑफ दिस सेल्फ एंड दिस वर्ल्ड। अच्छा, तो फिर ये भैया ये सब क्या है? रामायण महाभारत। रामायण और महाभारत कंप्लीटली रिलीजियस टेक्स्ट है। वेद अपने रिलीजन का ऊपर ज्ञान नहीं बांटता है कि भाई ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये रिलीजन से रिलेटेड कि सनातन धर्म कैसे स्टार्ट हुआ और कैसे उसका अंत करने के लिए पांडव क्या है, कौरव क्या है, वो कैसे, राम कौन है, रावण कौन है, राम रिप्रेजेंट्स द गुड, रावण रिप्रेजेंट्स द इविल, ये सब का डिटेल्स कहाँ पर आता है? ये सब रामायण और महाभारत है, बट वो सब हम लोग को पढ़ना नहीं है, तो रामायण महाभारत थोड़ी पढ़ना है हम लोग को। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके लिए मैंने यहाँ पे लिख दी, ये पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, बट आप किसी को ये सुनाएंगे तो अच्छा लगेगा। महाभारत कंटेंट ओनली 8800 वर्सेस एंड वाज नोन एज जया स्मिथा। तो महाभारत का पहला नाम क्या था? जया स्मिथा, जब उसमें 8800 वर्सेस थी। अब तो खैर महाभारत में 1 लाख प्लस वर्सेस है, विथ एजेस उसमें कहानियाँ जुड़ती गई जिससे महाभारत और भी बड़ा हो गया। बट पहले उसका क्या नाम था? जया स्मिथा उसका नाम था। ठीक है, अब बस और 2 ही पॉइंट बची है, यहाँ पर लिखा है मैंने सम इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ दिस पीरियड। कौन सी पीरियड के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं? देखिए, ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मेगालिथिक या आयरन एज के बारे में। तो ये आयरन एज यानी 1500 से 500 में कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स वो कौन सी है वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है सम इंपॉर्टेंट साइट्स। हल्लूर एंड मस्की इन कर्नाटका, नागार्जुनकोंडा इन आंध्रा, अधी चंचनालूर इन तमिलनाडु, ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स है। इसी आयरन एज में जैसा हमने देखा
कि चैल्कोलिथिक पीरियड में हम लोग आईवीसी जो कि चैप्टर 2 है वो पढ़ने वाले हैं। फिर आगे इसी आयरन एज में आपने पढ़ा होगा महाजनपदास, ठीक है। तो वो 16 जो महाजनपदास थी वो इसी एज की है, इसलिए यहाँ पर ये हल्लूर मस्की है कर्नाटका में, ये भी एक महाजनपदा था, ये भी एक महाजनपदा था, ये भी एक महाजनपदा था, जिसे हम लोग चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। और यहाँ पर लिखा है मैंने सम ऑफ द रॉक फीचर्स ऑफ दिस एज आर, मतलब ये जो अपना आयरन एज है इसका कुछ कुछ रॉक फीचर्स है, जैसे कि काइन सर्कल। काइन सर्कल क्या क्या है, यहाँ पर लिखा है ग्रेव्स वेयर द स्टोन पीसेस आर सेट इन अ सर्कुलर शेप अराउंड इट। मान लीजिए किसी को दफनाया गया है तो यहाँ पर एक पत्थर 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 पत्थर, इसको बोला जाता है द काइन सर्कल। इस फीचर को बोला जाता है जहाँ पर एक कब्र के ऊपर हम ऐसे गोल 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 पत्थर रख दे, ठीक है। अच्छा, ये एक फीचर भी, और एक फीचर है क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है डोलमेन या स्टोन टेबल्स। एक बड़ा सा पत्थर यहाँ पर है और एक बड़ा सा पैरेलल पत्थर ऐसे रख दिया, तो ये कंप्लीटली स्टोन का बना हुआ है, इसे हम लोग टेबल नहीं बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं डोलमेन, ठीक है। काइन सर्कल बता दिया, डोलमेन बता दिया, और एक होता है मेनहीर, अ सिंगल लार्ज पीस ऑफ रॉक केप्ट समवेयर एज अ सिंबल। मतलब मान लीजिए किसी के याद में या किसी सिविलाइजेशन के याद में वो लोग क्या करते हैं, एक बड़ा सा ऐसे पत्थर बस रख देते हैं और उसमें कुछ अपने बारे में लिख देते हैं, तो इसे बोला जाता है मेनहीर। सब गूगल में इमेजेस अवेलेबल, काइन सर्कल, डोलमेन, मेनहीर। मेनहीर बस एक ऐसे पत्थर का टुकड़ा लंबा सा, डोलमेन यानी टेबल, काइन सर्कल नाम से पता लग रहा है ऐसा ऐसा सर्कल है, ठीक है। तो ये मैंने डिटेल्स आपको बता दी, एक कंप्लीट ओवरव्यू मैंने आपको दे दी कि हिस्ट्री में आगे हम लोग कैसे एज को डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब सब कुछ समराइज करने के लिए हम लोग आते हैं ये छोटी सी टाइमलाइन जो मैंने आपके लिए बनाई है। अच्छा, पी से यहाँ पर ये क्या है, एनी गेसेस? जैसे ही आप लोग ठीक समझ रहे हैं, पी से क्या है अपना पैलियोलिथिक, जो कि क्या था अपना 6 लाख से स्टार्ट हुआ था 10,000 तक, याद आया? ठीक, ये था पैलियोलिथिक। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, आते हैं मीजोलिथिक में। मीजोलिथिक ये क्या था अपना 10,000 से था, 10,000 से 4,000 तक की था। फिर हम लोग क्या आते हैं नियोलिथिक, नियोलिथिक 4,000 से 1,500 तक की थी। फिर आता है चैल्कोलिथिक 1,500 से 1,000 तक की थी। फिर आता है आयरन एज जो कि 1,000 से 500 तक की थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या ओवरव्यू आपको कंप्लीट एक देने के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है PMCI, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, चैल्कोलिथिक, आयरन एज। ये तीनों के बारे में हमें और कुछ भी नहीं पढ़ना है, ये बस यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है। और चैल्कोलिथिक जहाँ पर आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आयरन एज जिसमें आता है महाजनपद, 16 महाजनपद, ये हम लोग पढ़ेंगे अपने तीसरे चैप्टर में। तो मुझे उम्मीद है आज जो भी पढ़ाया, जितना भी पढ़ाया, आप सबको अच्छा से समझ में आया होगा। इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं, हम लोग फिर मिलेंगे, आज है मंडे, हम लोग फिर मिलेंगे वेडनेसडे को, सॉरी आज है मंडे बोल रहा हूँ, अपना आज है 1 तारीख, हम लोग फिर से मिलेंगे, 2 को छोड़ के 3 को हम लोग फिर से मिलेंगे, ठीक है। और 3 को हम लोग क्या करेंगे, 3 को हम लोग करेंगे जियोग्राफी की क्लास 1, ठीक। इसी तरह से आने वाले 8 से 9 महीने में 114 क्लासेस में कंप्लीट जीके जीएस आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको इसके PDF चाहिए, मैंने आपको बता दिया है, 99 रुपीज़, QR कोड स्कैन कर देना, रिसीट मेरे DM में भेज देना। आगे क्या करना है मैं खुद आपको PDF भेज दूंगा, ठीक है। चलिए बाय, इसी क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। गेट रेडी टू बिकम अ डोमिनेटर।